कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी बैठक शुरू होने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा दिया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर पीएम मोदी की 1990 के दशक की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की थी और लिखा, आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना। दिग्विजय सिंह के इसी पोस्ट पर दिल्ली के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। हालांकि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद दिग्विजय सिंह अपने बयान पर सफाई देते नजर आए। मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। इधर दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट पर बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस हमारी वैचारिक रूप से विरोधी पार्टी नहीं है, वो विचारहीन पार्टी है। जैसे पानी के बगैर मछली छटपटाती है, वैसे सत्ता के बगैर कांग्रेस छटपटा रही है। दिग्विजय सिंह की चिंता इसलिए भी जायज है क्योंकि बतौर राज्यसभा सांसद उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और दूसरे टर्म में उनको मौका मिलेगा या नहीं, इस पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। वहीं इस पूरे सियासी विवाद को लेकर एबीपी न्यूज ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर दिग्विजय सिंह साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज आपकी एक तस्वीर ने जो है सियासी हलचल पैदा कर दी। आपने ट्वीट किया आज सुबह 9:52 पे नरेंद्र मोदी जी चरणों में है, आडवाणी जी कुर्सी पे बैठे हैं और उसमें आपने कहा कि चरणों में बैठा कोई व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं इस बात को साफ कर दूं कि विचारधारा के हिसाब से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सहमत नहीं हूं, मैं उसका विरोधी हूं, लेकिन उनके संगठन और संगठन क्षमता और जिस प्रकार से उनका प्रचार चलता है उसका मैं प्रशंसक हूं। लेकिन इस तारीफ के बाद जो है बीजेपी कह रही है कि दिग्विजय सिंह बहुत सही बात कर रहे हैं, वो विचारधारा को समझते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही है। मैं समझता हूं ना उनकी विचारधारा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि आप कह रहे हैं कि आपकी मंशा नहीं है। आपने एक बात और कही कि संगठन में विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो कुछ मैंने कहा है हमारी सीडब्ल्यूसी में, उसके बारे में कुछ बात नहीं करूंगा। एक आखिरी सवाल दिग्विजय सिंह साहब कि इस ट्वीट को लेके जो है कांग्रेस के हल्के में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की आपने तारीफ कर दी अप्रत्यक्ष रूप से। जो ये समझ रहे हैं वो ना समझ है। वैसे तो गुलदार को जंगल के सबसे खूंखार शिकारी में से एक माना जाता है, लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार में तो कुत्तों ने गुलदार की हालत टाइट कर दी। गुलदार का जब दो कुत्तों से आमना सामना हुआ तो इस बार कुत्तों को नहीं, गुलदार को दुम दबाकर भागना पड़ा। गुलदार ने सोचा था कि वो आराम से कुत्ते का शिकार कर लेगा, इसी मकसद से गुलदार ने हमला किया। गुलदार ने करीब शिकार कर भी लिया था, लेकिन बीच में इस कुत्ते का साथी आ गया और गुलदार का सारा खेल बिगाड़ गया। आया तो था गुलदार शिकार करने के लिए, लेकिन गुलदार को यहाँ दुम दबाकर भागना पड़ा, वो भी शिकार किए बगैर। सोशल मीडिया पर अभी वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर दोस्ती सच्ची हो तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी दोस्त के होते हुए बाल बांका नहीं कर सकता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार चालक गंभीर तौर पर घायल हो गया। हादसे के पीछे तेज रफ्तार के अलावा धुंध को भी वजह माना जा रहा है। ऐसा लगा मानो कार में ब्रेक ही नहीं था। कार आई और सीधे ट्रक में घुस गई। हादसा उस समय हुआ जब महावीर चौक पर एक बड़ा ट्रक मुड़ रहा था। ट्रक की रफ्तार बेहद कम थी, लेकिन कार रफ्तार से बातें करती हुई आगे आ रही थी और उसी समय हादसा हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोग और पुलिस वालों ने कार ड्राइवर को बाहर निकाला और गंभीर हालत के चलते मेरठ भेज दिया गया। वाराणसी की हवाओं में इस वक्त एक ही आवाज सुनाई दे रही है, बम बम बोल रहा है काशी। नए साल से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इसी के साथ 2025 में नया रिकॉर्ड भी बन गया है।
इस साल काशी विश्वनाथ मंदिर में 7 करोड़ 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। औसतन हर दिन 1 लाख से ज्यादा भक्त काशी में बाबा के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नए साल में यह भीड़ और बढ़ने का अनुमान है और इसलिए जनवरी तक बाबा के स्पर्श दर्शन बंद कर दिए गए हैं। 2024 में 6 करोड़ 85 लाख भक्तों ने भोले बाबा के दर्शन के लिए वाराणसी का दौरा किया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से पिछले कुछ सालों में श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता गया है और ऐसे में 3 जनवरी तक के लिए स्पर्श दर्शन को बंद कर दिया गया है, यानी कि आप बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे तो कुछ पाबंदियों के साथ ये दर्शन हो पाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सेंगर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। भारी विरोध के बाद सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को अपील के निपटारे तक सेंगर की सजा निलंबित कर दी और कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। लेकिन उसके बावजूद सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाया क्योंकि वो हत्या के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। इस बीच सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन किया और 26 दिसंबर 2025 को इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दी। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2019 में आजीवन कारावास और 25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सजा के खिलाफ जनवरी 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी। इसके बाद मार्च 2022 में सजा निलंबन की याचिका भी दाखिल की गई, जिसका सीबीआई और पीड़िता के वकीलों ने कड़ा विरोध किया। फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील के निपटारे तक सेंगर की सजा निलंबित कर दी थी। कुलदीप सेंगर की जमानत के बाद से ही सियासत शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों ने सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाया और बीजेपी को घेरा। कल तक कोई सेंगर के समर्थन में नहीं आया था, अब पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह खुलकर जमानत का समर्थन कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया कि साजिश करने वाले आज भी सेंगर को फंसा रहे हैं। वो उस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पाए। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार और सीबीआई को घेरा। कैसे ये सब हो रहा है कि एक शख्स जो दोषी करार दिया गया है, बलात्कार, नाबालिग बेटी का, हत्यारा, उसके परिवार सब में, उसको आप इतनी आसानी से रिहा कर देते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी सीबीआई पर केस को कमजोर करने का आरोप लगाया। जांच एजेंसियों को न्यायालय में मजबूती से पैरोकारी करनी चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने सेंगर के बहाने बीजेपी पर हमला किया। मुझे जानकारी है कि कुलदीप सेंगर को भी भारतीय जनता पार्टी मुंबई में प्रचार को योगी आदित्यनाथ के साथ ला रही है। बिहार की राजधानी पटना में चोरों ने कंबल की आड़ में मेडिकल स्टोर के शटर का ताला तोड़ दिया और फिर कीमती दवाएं और रुपयों पर हाथ साफ कर फरार हो गए। चेहरा ढक चोरी करने पहुंचे गिरोह ने पहले आसपास का जायजा लिया, फिर धीरे धीरे दुकान के करीब पहुंचे। कुछ शटर का ताला तोड़ने लगे तो बाकी साथियों ने कंबल से उन्हें कवर दिया ताकि सड़क से गुजरने वालों को चोरी की भनक तक ना लगे। हालांकि इस दौरान सड़क से पुलिस की गाड़ी गुजरने की आवाज आई तो ताला तोड़ रहे चोर दुकान से दूर चले गए और जैसे ही पुलिस की गाड़ी गुजर गई वापस आए, कंबल की आड़ में दुकान का ताला तोड़ा और फिर गिरोह का एक सदस्य दुकान में दाखिल हुआ। बेहद आराम से कीमती दवाएं और रुपए चुराए, फिर सभी मौके से फरार हो गए। दुकान से करीब 1,40,000 रुपया चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करते हुए एफएसएल टीम को सूचित किया गया है। चोरों ने इस घटना को जिस तरह से अंजाम दिया उससे पुलिस भी हैरान है। फिलहाल चोरों की तलाश हो रही है। पश्चिमी यूपी के कुख्यात हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की आज ऋषिकेश एम्स में मौत हो गई। हमले में घायल होने के बाद विनय त्यागी ऋषिकेश एम्स में वेंटिलेटर पर था। 24 दिसंबर से उसका इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। 24 दिसंबर को जब पुलिस बदमाश विनय त्यागी को लक्सर कोर्ट ले जा रही थी, तभी रास्ते में 2 बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर विनय त्यागी को लहूलुहान कर दिया था और फिर बदमाश भागने लगे थे। आगे आगे बदमाश भाग रहे थे और पीछे पीछे 4 से 5 पुलिसकर्मी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। हालांकि हमले के बाद पुलिस ने विनय पर गोली चलाने वाले दोनों बदमाशों में से एक को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन विनय त्यागी को बचाया नहीं जा सका।
विनय त्यागी की मौत के बाद अब सुभाष ठेकेदार पर हत्या के आरोप लग रहे हैं। विनय की बहन ने उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पुलिस ने सुभाष ठेकेदार के साथ मिलकर साजिश के तहत विनय की हत्या कराई। दरअसल विनय की बहन ने यह आरोप इसलिए लगाए हैं क्योंकि सुभाष ठेकेदार और मृतक हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की पुरानी रंजिश थी। बीते दिनों देहरादून में 750 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी और दावा है कि चोरी के रुपए सुभाष ठेकेदार के थे। मृतक हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की बहन ने खुलासा किया कि ईडी से बचने के लिए सुभाष ठेकेदार ने पैसे, ज्वेलरी और जरूरी कागजात एक डॉक्टर के घर छिपाए थे, लेकिन विनय को इसकी भनक लग गई। विनय ने डॉक्टर के घर से सारा माल चुरा लिया और ये सारा माल वो ईडी को सौंपने जा रहा था। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। आरोप है कि सुभाष ठेकेदार के इशारे पर पुलिस ने विनय को गिरफ्तार कर सारा माल जब्त कर लिया ताकि वो ईडी के सामने सुभाष ठेकेदार की बेनामी संपत्ति का राज न खोल पाए। हालांकि हिस्ट्री शीटर विनय का परिवार खुद को शरीफ बता रहा है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, नौकरी करने वाले हैं, किसी की कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है। विनय इतना शरीफ था कि उस पर हत्या, रंगदारी और अपहरण जैसे करीब 60 मुकदमे दर्ज थे। कई राज्यों में वो वांटेड भी था। हालांकि हत्या का सच क्या है, अभी परतें खुलनी बाकी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।